अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूं। इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है। कुछ सवाल अब भी बड़े अहम हैं। तहरीक इंसाफ इस फैसले को जो कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इससे खुश होना चाहिए या इस पर परेशान होना चाहिए? यह फैसला तहरीक इंसाफ के हक में है, यह तहरीक इंसाफ के खिलाफ है और इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर बहरहाल सवाल उठ सकते हैं। यह बात तो ठीक है, यह क्रेडिट तो बहरहाल काजी फैसल साहब को जाता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल जारी कराया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करने के मूड में दिखाई नहीं देता था और काफी उन्होंने आए बाएं शाएं करने की कोशिश की। सेक्रेटरी जो है इलेक्शन कमीशन के उमर हमीद साहब, वो चाह रहे थे कि उनको कुछ दिन अभी मिल जाएं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की बदनीति कैसे जाहिर होती है तो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन पहले जरा इस मौजू पर बात कर लें कि तहरीक इंसाफ के हक में यह फैसला है या नहीं। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यह क्रेडिट तो बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को जाता है कि उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल जारी करवा दिया है, जो कि नहीं होता हुआ नजर आ रहा था। शेड्यूल जारी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शेड्यूल जारी करा दिया। अब इसमें दूसरा पहलू यह है कि बहरहाल तहरीक इंसाफ का एक कंसर्न तो था, एक दरखास्त उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपने कंसर्न की वजह से दायर की थी कि जो डीआरओज लिए जा रहे हैं वो एग्जेक्टिव से लिए जा रहे हैं, जो कि बायस्ड हैं, जो कि जिनका झुकाव दूसरी तरफ हो सकता है और उनके पास दलाइल मौजूद हैं। तो हो सकता है तहरीक इंसाफ का यह मौकिफ गलत हो, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ का मौकिफ सुने बगैर कैसे फैसला दिया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आता है, उस फैसले के खिलाफ एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही दायर कराई जाती है। नहीं, पहले एक मीटिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी आप ये मीटिंग कि आप ये पिटीशन दायर करें। इलेक्शन कमीशन बादले नाखास्ता ही सही, लेकिन एक पिटीशन दायर करता है और कहता है कि देखें जी लाहौर हाई कोर्ट ने हमें रोक दिया है या लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को सुने बगैर कैसे फैसला जारी कर सकती है, यह बड़ा अहम सवाल है। अगर कल ही करना था, आज चीफ जस्टिस ने छुट्टियों पर जाना था, मान लिया कि यह फैसला कल ही आना था, तो कल अर्जेंट बेसिस पर भी तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया जा सकता था, उन्हें सुना जा सकता था, उनसे पूछा जा सकता था कि आप ये क्यों चाहते हैं कि आरओज और डीआरओज जुडिशरी से लिए जाएं और एग्जीक्यूटिव से आपको क्या एतराज है। और जो पिटिशनर है उमैर नियाजी, उनको भी कहा जा सकता था आप जिस शहर में भी अपने करीब तरीन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचे, वो लाहौर में होते या इस्लामाबाद में होते, अगर लाहौर में होते तो लाहौर पहुंच जाते और अगर इस्लामाबाद में होते तो यहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। लाहौर में भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, तो उमैर नियाजी को सुना जा सकता था, तहरीक इंसाफ के किसी और बंदे को सुना जा सकता था, कहा जा सकता था तहरीक इंसाफ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या वकील या उमैर नियाजी अपने वकील को भेजें, वो अली जफर से कहते या किसी और से कहते कि आप पहुंचे, पिटिशनर अपना वकील करता और वो वहां पर पहुंचा देता, उसको आप 15 मिनट भी सुन लेते, क्योंकि रात 8:30 बजे फैसला आया है, 9 बजे आ जाता, 9:30 बजे आ जाता, लेकिन आप सुन लेते तो इसकी क्रेडिबिलिटी हो जाती, कहा जाता कि यह फैसला तहरीक इंसाफ को सुनकर दिया गया है। अब तहरीक इंसाफ का यह शिकवा हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहेगा और यह सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मौजूद रहेगा कि आपने सुने बगैर कैसे फैसला दे दिया, तहरीक इंसाफ का मौकिफ क्यों नहीं सुना। एक पिटीशन लेकर आती है इलेक्शन कमीशन, आपने इलेक्शन कमीशन को एकतरफा तौर पर सुना और एकतरफा तौर पर सुनकर फैसला दे दिया, पूछ लिया अदालत में कि हां जी कोई पीटीआई से है तो नहीं, और जब ये टीवी पर सुनकर एक खातून मिसाल यूसुफजई पहुंची, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अगरचे वकील नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अपने तौर पर आई और पहुंची और वो कुछ कहना चाह रही थी, तो चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा वो उस पर भी एक पूरी सोशल मीडिया पर डिबेट हो रही है। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा था, कौन गलत था कौन सही था, मिसाल गलत थी या चीफ जस्टिस गलत थे, मिसाल ने ठीक किया या चीफ जस्टिस ने ठीक किया था, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के हक में यह फैसला सिर्फ इतना तो है कि इलेक्शन को इंश्योर कर रहे हैं चीफ जस्टिस, लेकिन अगर डीआरओज जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं, जो कि एमपीओ के ऑर्डर्स भी जारी कर रहे हैं, एक तरफ वो एमपीओ के ऑर्डर जारी कर रहे हों और दूसरी तरफ वो डीआरओज बन गए हों, तो उनकी बाइसनेस पर क्वेश्चन तो बहरहाल उठता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में यह लकूना तो जरूर है कि एक फरीक को सुने बगैर, और जो बुनियादी फरीक था इसमें जिसने दरखास्त दायर की थी, उसको सुने बगैर ही फैसला दे दिया गया। अब इसमें दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि उमैर नियाजी, जिनको कल बहुत रगड़ा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, बहुत तनकीद की गई चीफ जस्टिस की तरफ से, कहां पूछा गया कौन है ये उमैर नियाजी, ये कोई 20 साल का नौजवान तो नहीं है, ये कोई अपनी एक्साइटमेंट में तो 20 साल वाले अपने एक्साइटमेंट में तो कोई पिटीशन नहीं लेकर आ गया, कौन है ये उमैर नियाजी, आप इसको जानते हैं, ये नियाजी उस नियाजी के रिलेटेड तो नहीं है। यानी उमैर नियाजी को खूब रगेदा गया, तनकीद का निशाना बनाया गया।
हालांकि उसे सुना जा सकता था, उसको जैसे कि मैं पहले कह रहा हूं, उसको सुन लेते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन सवाल यह है कि उमैर न्याजी ने क्या तौहीन अदालत की या नहीं। देखिए, उमैर न्याजी का मामला यह है कि वो लाहौर हाईकोर्ट के पास दरखास्त ये लेकर गए थे कि जी जो एग्जीक्यूटिव है उससे डीआरओज ना लिए जाएं, जुडिशरी से लिए जाए। उमैर न्याजी ने अपनी पिटीशन में कहीं नहीं कहा कि इलेक्शन को 8 फरवरी को ना कराया जाए, और कहीं नहीं कहा कि इलेक्शन को थोड़े अरसे के लिए डिले कर दिया जाए क्योंकि जो डीआरओज हैं वो जुडिशरी से लिए गए हैं। अगर उमैर न्याजी ने 8 फरवरी के इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई दरखास्त दायर की होती तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन होती। लेकिन ऐसा लगता है कि काजी फैसल साहब ने वाज़ेह तौर पर एक बयानिया बनाया और कहा कि देखें कौन है जो इलेक्शन के खिलाफ साजिश कर रहा है, कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहा है, कौन है जो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल दरामद ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं अपने फैसले में यह नहीं कहा था कि जो डीआरओज हैं वो एग्जीक्यूटिव से लिए जाएं या जुडिशरी से लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए पाबंद किया था, और उमैर न्याजी ने कहीं नहीं कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो कैसे उमैर न्याजी ने जो चीफ जस्टिस हैं उनके फैसले के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई बात की या उन फैसले के खिलाफ दरखास्त दी। उमैर न्याजी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टकराती नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कैसे खिलाफ वर्जी हो गई और उमैर न्याजी ने तौहीन अदालत कैसे कर दी। उमैर न्याजी की पिटीशन एक बिल्कुल मुख्तलिफ पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 फरवरी का फैसला वो एक अलग फैसला है। ये दोनों आपस में टकरा नहीं रहे हैं। वो उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से एक नुक्ते पर जो दरखास्त है उमैर न्याजी लेकर गए हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल ये पूरा बयानिया बनाया कि उमैर न्याजी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, और कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया गया जबकि 8 फरवरी के इलेक्शन पर कोई सवाल उमैर न्याजी ने नहीं उठाया, या उसके इनेकाद के हवाले से, बरवक्त इनेकाद के हवाले से उमैर न्याजी ने कहीं नहीं कहा कि आप इस इलेक्शन को डिले कर दें। तो मेरा ख्याल है कि जबरदस्ती धक्के से ये उमैर न्याजी पर सारा मलबा डालने की कोशिश की गई ताकि ये तासुर दिया जाए कि देखें पीटीआई इलेक्शन नहीं चाहती और पीटीआई इलेक्शन के इनेकाद से भाग रही है और इलेक्शन की में ताखीर चाहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई का अगर एक कंसर्न है, चूंकि गलत भी हो सकता है, चलें कि जी एग्जीक्यूटिव से आपने लोग क्यों लिए हैं, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसको सुने बगैर कैसे गलत करार दिया जा सकता है, मेरा बुनियादी सवाल यह है। और इस सारे मामले में देखिए जो इलेक्शन कमीशन है उसकी बदनीयती कैसे जाहिर होती है। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती यूं जाहिर होती है कि एक तो कल सवाल अदालत में भी उठा था, एक तो यूं हुआ कि उन्होंने जब लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो साथ ही फौरन इलेक्शन कमीशन ने जो ट्रेनिंग थी वो रोक दी। कल सरदार तारिक मसूद साहब ने पूछा भी कि आपने ट्रेनिंग क्यों रोक दी, आपको किसने कहा था ट्रेनिंग रोकने के लिए, और अगर ट्रेनिंग हो जाती तो इसमें हर्ज क्या था। आपको पता तो था कि ये इलेक्शन होने हैं और आप उस फैसले के खिलाफ दरखास्त भी दायर करते थे। तो देखिए इलेक्शन कमीशन की पहली बदनीयती तो ये थी कि जैसे ही लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया इन्होंने ट्रेनिंग रोक दी। दूसरा, वो लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आए और ये बाकायदा तरदीद भी जारी की, उन्होंने कहा कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं कर रहे। हालांकि इनको चाहिए था कि भागे भागे फौरन आते सुप्रीम कोर्ट के पास, ट्रेनिंग जारी रखते, सुप्रीम कोर्ट के पास आते और कहते कि जी आपने 8 फरवरी का इलेक्शन का हुक्म दिया हुआ है, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आ गया, बताइए क्या करें। तो उस वक्त ये दरखास्त दायर करते। कल भी इनसे दरखास्त जबरदस्ती एक तरह से दायर कराई गई है इलेक्शन कमीशन से, तो यहां भी इलेक्शन कमीशन की बदनीयती जाहिर होती है। फिर इन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन के ऑर्डर के बाद अपना एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और कहा कि जी ठीक है हम ट्रेनिंग मुअत्तल कर रहे हैं और ये सब चीजें। तो ये नोटिफिकेशन क्यों निकाला गया और इस नोटिफिकेशन को निकालने की जरूरत ही क्या थी। तो ये भी बदनीयती जाहिर करता है कि इलेक्शन में ताखीर चाहता है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं चाहता। और दूसरा यह है कि एक शेड्यूल जारी करने में भी इलेक्शन कमीशन मुसलसल हिचकिचा रहा था। जब उनसे पूछा गया कि आप शेड्यूल क्यों जारी नहीं कर रहे, तो जी उन्होंने कहा कि जी हमारा ख्याल था कि हम ट्रेनिंग मुकम्मल करके जारी करेंगे। उन्होंने क्यों, इसका कोई जवाब नहीं था। पूछा गया कि ट्रेनिंग से इलेक्शन के शेड्यूल जारी होने का क्या ताल्लुक है इन दोनों बातों का, कहां लिखा है कि जब तक ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होगी शेड्यूल जारी नहीं होगा, कहीं लिखा है, कहीं आपके ज़ाब्ते में लिखा है। कोई जवाब नहीं था उमर हमीद साहब के पास कि आपने शेड्यूल जारी कर दिया, शेड्यूल जारी नहीं कर रहे, ट्रेनिंग आपने रोक दिया है, तो भाई शेड्यूल वक्त पे जारी करें। आज उन्होंने कहा कि डेडलाइन है, आज रात को, उसके बाद 54 दिन रह जाएंगे, आज आपने शेड्यूल जारी करना है तो जारी करें, शेड्यूल क्यों नहीं कर रहे। उस पर भी उन्होंने कहा कि देखें जब तो टाइम नहीं, उन्होंने कहा नहीं 3 घंटे हैं आपके पास, आप शेड्यूल आज जारी करें। तो शेड्यूल जारी करना पड़ा फिर इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन हिचकिचा रहा था, कतरा रहा था, गुरेज कर रहा था कि हम इलेक्शन का शेड्यूल आज जारी ना करें।
तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन की भी बदनीयती को जाहिर करती हैं और यही सब चीजें भांपते हुए जस्टिस सरदार तारिक साहब ने पूछा भी कि आप तो ऐसा लगता है कि खुद इलेक्शन नहीं चाहते, कि आप भी इलेक्शन नहीं चाहते, ये उनसे सवाल भी हुआ। अब आ जाइए जरा आखिरी नुक्ते पर, और वो है मिशाल यूसुफजई का मामला। देखिए, उस पर मिशाल यूसुफजई पर दो तरह की राय इस वक्त सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, खासतौर पर ट्विटर पे बनी हुई है। एक ये कि मिशाल यूसुफजई छा गई, उन्होंने कमाल कर दिया, जबरदस्त कर दिया, और दूसरा ये कि मिशाल यूसुफजई ने हिमाकत की और उनके साथ यही होना चाहिए था। अच्छा देखिए, कमरा अदालत में हम मौजूद थे, मैंने देखा मिशाल यूसुफजई पहले पीछे बैठी हुई थी, फिर मिशाल यूसुफजई उठकर सबसे अगली रो में आकर बैठ गई, और उस दौरान ऐसा लगता था कि कुछ देर उन्होंने सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस दौरान चीफ जस्टिस ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। फैसला वो लिखवा रहे थे, मिशाल यूसुफजई के बकौल वो रास्ते में थी और रास्ते में वो सुन रही थी कि वो ये जब देख रही हैं और उनको लग रहा था कि पीटीआई का मौकिफ क्यों नहीं आ रहा, तो अपने तौर पर उन्होंने सोचा कि वो उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए और अपनी इस राय का इजहार करना चाहिए। जब वो उठकर रोस्टम पर गई तो जैसे ही उन्होंने फैसले के दौरान इंटरप्ट करते हुए कहा कि एक्सक्यूज मी सर, जब उन्होंने ये कहा, और उस वक्त रोस्टम पर 5-6 लोग बैठे हुए थे, रोस्टम पर खड़े हुए थे, उमर हमीद खड़े थे, डीजी लॉ खड़े थे, यासिर सवाती खड़े थे, अटॉर्नी जनरल खड़े थे, और एक और अफसर हैं इनके इलेक्शन कमीशन के जो कि शायद एसोसिएट हैं यासिर सवाती के, वो खड़े थे, या इलेक्शन कमीशन के अफसर हैं। बहरहाल ये 5-6 लोग खड़े थे, और इस दौरान मिशाल यूसुफजई ने वहां पर खड़े होकर चीफ जस्टिस को मुखातिब किया। तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछने की बजाय कि आप कौन हैं, आप क्या है, या आप क्या कहना चाहती हैं, चीफ जस्टिस ने बहुत ही दुरुस्त लहजे में, सख्त लहजे में और गुस्से में कहा कि हु आर यू, आपको तमीज नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैं फैसला लिखवा रहा हूं, आप कौन हैं और क्या 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 अंदाजा ऐसा मुझे, मतलब मेरी ये गट फीलिंग, मुझे लगता है कि शायद चीफ जस्टिस साहब उनको जानते थे कि ये कौन है, क्योंकि बहरहाल वो अदालत में आती रहती हैं और अब सोशल मीडिया पे भी वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और सोशल मीडिया मुझे पता है काजी भाई साहब बहुत देखते हैं, अक्सर उसका जिक्र भी करते हैं। तो उन्होंने बहरहाल उनको डांट के कहा कि सिट डाउन, जाके बैठ जाओ अपनी जगह पर। वो आकर बैठ गई। फिर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा, जब वो ये सारी बातें पूछ रहे थे तो ये भी पूछ सकते थे कि आप कहना क्या चाहती हैं, या ये भी कह सकते थे सादा लहजे में कि अब मैं फैसला लिखवा रहा हूं और ये नॉर्म्स के खिलाफ है जो आप कर रही हैं, अब आप नहीं बोल सकती हैं, आप प्लीज तशरीफ रखिए, ये भी वो कह सकते थे। या ये भी कह सकते थे कि मुझे लिखवा लेने दीजिए, मैं आपको सुन लेता हूं आप क्या कहना चाह रही हैं, ये भी हो सकता था। लेकिन और ये सब कुछ जो उन्होंने किया, ये एक अच्छे लहजे में भी कह सकते थे, इंसल्ट करना मेरे ख्याल में जरूरी नहीं था। तो मिशाल को फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से तालीम, आप वकील हैं, आर यू लॉयर, कहाँ से तालीम हासिल की है? तो उसने बताया कि मिशाल ने बताया कि मैंने इस्लामिया कॉलेज या इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर से तालीम हासिल की है लॉ की, और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि गो एंड सिट बैक, पीछे जाके बैठो। तो वो थोड़ी पीछे जाके बैठ गई। अब इस सारे मामले में जो है वो चीफ जस्टिस ने काफी उन्हें बुरा भला कहा और कहा कि पता नहीं कौन लोग हैं, कहां से आ जाते हैं, तमीज नहीं है। तो ये सारे अल्फाज चीफ जस्टिस ने मिशाल के बारे में कहे, और वो पीछे बैठकर ये कुछ देर उन्होंने सुना, और जब चीफ जस्टिस ने दोबारा फैसला लिखवाना शुरू किया तो उठकर बाहर आ गए, जहां उन्होंने मीडिया के लोगों से बात भी की। तो अब इस सारे मामले में मैं समझता हूं कि मिशाल, ये तो चलें ठीक है, मैं मान लेता हूं कि उनके पास लाइसेंस नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, मिशाल के पास कोई वकालतनामा नहीं था, उनके पास कोई पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, और लेकिन ऐसा अक्सर हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा है कि वकला अक्सर खड़े होकर कुछ ना कुछ अपनी इनपुट देने की कोशिश कर देते हैं, और बाद औकात जज ये बेंच की सवाबदीद पर होता है कि वो उन्हें सुन भी लेता है और सुन के कह भी देता है कि जी आप बैठे या तशरीफ रखें या जो भी, और बाज़ दफ़ा नहीं भी सुनता, तो ये उनकी सवाबदीद है। लेकिन खातून की इंसल्ट करने को मेरा ख्याल है अवॉइड किया जा सकता था। अब आप जरा ये सुन लीजिए आखिर में कि मिशाल यूसुफजई से मैंने बाहर निकल के जब बातचीत की तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहती थी, आपका नुक्ता नजर क्या था। तो मिशाल 3 पॉइंट्स पर बात कर रही थी, और वो उन्होंने मुझसे क्या बातचीत की, ये अब आप जरा सुन लीजिए। अच्छा मिशाल, आज आप फैसला लिखवाते हुए अचानक रोस्टम पर आ गई और कुछ कहना चाह रही थी, आपको सुना तो नहीं गया, लेकिन क्या कहना चाह रही थी आप?
जी जब मैं आ रही थी तो मैंने रास्ते में बराह रास्त समात में सुना कि चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई है। बार बार इस तरीके से बात की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस नहीं कराना चाहती। तो मैं उनको ये बताना चाहती थी कि चीफ जस्टिस साहब ये एकतरफ़ा कार्रवाई हो रही है। हमारे चूँकि जो दोनों लॉयर्स हैं जो इस केस को डील करते हैं वो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में टेक्नोलॉजी है। लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में उनको 5 मिनट के मार्जिन से बुला लें, वो आते हैं, वो आपको बता देते हैं। दूसरा मैं उनको बताना चाह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत बयानी कर रहे हैं। हमने ये पिटीशन 12 को नहीं 6 को फाइल की थी और 12 को इसकी वो स्टे आया था और फिर लार्जर बेंच की तरफ इसको कर दिया गया था। तीसरा मैं उनसे ये कहना चाह रही थी कि इलेक्शन कमीशन एक लेटर छुपा रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 19 अगस्त को लिखा था कि अगर आपको रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए जुडिशरी से तो आप नया शेड्यूल या जो डेट है और फ्रेश एप्लीकेशन लाएं तो हम आपको जुडिशरी से आरओज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन वो लेटर क्यों छुपा रहे हैं? फिर इलेक्शन कमीशन जो 1988 से अभी तक इस मुल्क में एक प्रोसेस है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जुडिशरी के तहत होते हैं तो वो क्यों नहीं कराना चाहता? और फिर अब इलेक्शन कमीशन 1985 की तारीख क्यों दोबारा से दोहराना चाह रहा है कि जिसमें ब्यूरोक्रेसी के जरिए इलेक्शन कराए गए थे और जो रिजल्ट था वो आप सबको पता है। तो ये आज पीटीआई को नोटिस नहीं हुए थे? कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। आपके ख्याल में पीटीआई को सुने बगैर फैसला हुआ? पीटीआई को सुने बगैर फैसला हुआ था। आपको भी पता है अभी तक तो ये बातें चल रही थी। हमें तो सहाफ़ी हजरात जो इस टफ टाइम में भी अपने फ्रंट फुट पे रोल प्ले करें उनके ज़रिए पता चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स खुल गई हैं, लाइट्स बंद हो गई है। हमें तो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर 5 मिनट में हुआ कि जी मैंने पूछा कि सिविल ब्रांच में वो प्रोसेस जो कागजी कार्रवाई होती है वो पूरी हुई, वो भी पूरी नहीं हुई थी, बेंच बैठ गया। लेकिन हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने पूछा था कि पीटीआई से कोई है जी, तो आप नहीं उठी थी? तो मैं थी नहीं। अच्छा, बाद में आई? जी आपने देखा ना, मैं तो भाग के और जब मैं पहुंची तो मेरी सांस चढ़ी हुई थी। मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि चीफ जस्टिस साहब हमारे जो लॉयर्स हैं वो लाहौर में हैं, टेक्नोलॉजी है, आप 5 मिनट का मार्जिन दे वो आके आपको बता देते। ये कैसे हो सकता है कि कोई बुनियादी तौर पर नुक्ता ये था कि आप हमें सुनकर और मैंने मुझे भी पता है मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऑर्डर लिखवाने के बाद मैं क्या बोलती, तो मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि चीफ साहब हमें भी सुन लें कि ये बात बहुत गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा इलेक्शन चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना एक दिन आगे इलेक्शन लेके जाना चाहती है ना एक दिन पीछे। वो 8 फरवरी को जो पत्थर की लकीर है वही कराना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो 1988 से अभी तक जुडिशल निज़ाम के तहत हो रहे थे वो होने चाहिए। और मैं एक और बात बताती हूँ, मैं यहाँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये अंडरस्टैंड करने के लिए आई थी कि इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब अपने मातहत अदलिया पर एतमाद करते हैं या पाकिस्तान के इतने इम्पॉर्टेंट इलेक्शन उस ब्यूरोक्रेसी के हवाले करते हैं जो किसी और से डिक्टेशन ले रही है, जो MPOs सेक्शन 144 और पता नहीं क्या क्या निकाल रही है, जो अपने ACRs अच्छा करने के चक्कर में सही और गलत में पहचान करना हो गया। अब क्या सुप्रीम कोर्ट में आप समझती हैं कि उमैर नाजी को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, वही अपनी दरख्वास्त लेकर? जी देखिए, अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो फिर इलेक्शन का प्रोसेस डिले होगा और जो कहा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले कराना चाह रही, तभी इंट्रा कोर्ट अपील और पता नहीं जो भी प्रोसेस है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद जो ये प्रोसेस है अपनी मातहत अदलिया पर एतमाद करें, अपनी मातहत अदलिया पर एतबार करें और इस मुल्क के जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है वो अदलिया के हवाले करें। हम तो इन पे एतबार कर रहे हैं, इन पे एतमाद करें, तभी तो यहाँ पे आए हुए कि चीफ जस्टिस साहब हमें आप पे एतबार है, आप अपनी मातहत अदलिया से कह के इलेक्शंस कराएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।